हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you believe that these videos are really helping you out, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स आज कवर करने हैं। कुछ आर्टिकल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इंटरलिंक्ड आए हैं। मैं दोनों को साथ में कवर करूंगी जो एक दूसरे से एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Asked to chip in for loss, India China say ready but onus on rich world first। देखिए, इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल को समझाऊं, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी है, पर जस्ट माय एनालिसिस, क्योंकि इस बार का जो COP27 है उसका मेन एजेंडा जो लिया गया है, जो अप्रूव किया गया है हर कंट्री द्वारा, वो ये है कि हम बात करेंगे क्लाइमेट फिनेंस के बारे में। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगले 3 साल तक नेगोशिएशंस डायलॉग चलेगा कि क्या एग्जैक्टली लायबिलिटी रिच कंट्रीज की है भी कि नहीं है, कि वो पुअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को फिनेंस करें या फिर उनके अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स को फिनेंस करें, क्योंकि एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग का जो ओनस है वो आता डेवलप्ड नेशंस पे है, बिकॉज यू बिन डेवलपिंग एवर सिंस 200 years और मोर देन दैट। लेकिन छोटी छोटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, मालदीव्स, ये जो कंट्रीज हैं, या श्रीलंका, इन कंट्रीज को सफर करना पड़ रहा है इस तरह के क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफी से। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करें, एक वर्ड है लॉस एंड डैमेज। ये बहुत बार आप अब आने वाले 2 हफ्ते तक, जब तक ये नेगोशिएशंस चलेंगी जो इजिप्ट में हो रही हैं, आप ये लॉस एंड डैमेज वर्ड जो ऑफ कोर्स क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, ये बहुत बार पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी क्रूशियल कि आप ये छोटी छोटी चीजें समझना शुरू करें कि इंपॉर्टेंट है क्या, कि किस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉस एंड डैमेज पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन से कब इस टर्म को यूज किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, तो लॉस एंड डैमेज इज बेसिकली द फ्रेज विच वाज फॉर्मली नेगोशिएटेड व्हाइल 2007, मतलब जब 2007 का बाली एक्शन प्लान, आप पढ़ते हैं इस बारे में, स्टैटिक में पढ़ते हैं, 2007 का बाली एक्शन प्लान जब अडॉप्ट किया गया था, नेगोशिएट किया गया था, तब इस टर्म को यूज किया गया था। और बाली एक्शन प्लान तो आपको पता ही है कि डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, या कैसे आप एड्रेस करेंगे लॉस एंड डैमेज को विच इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इस सेंस में बाली एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये बाली एक्शन प्लान से रिलेटेड है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है। कॉट ऑफ गार्ड आफ्टर आइलैंड नेशन ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो इस बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंटीगुआ और बारबुडा, ये साथ में मिला के कंट्री बनाते हैं। करीबियन कंट्री है बेसिकली, क्योंकि करीबियन कोस्ट और अटलांटिक ओशन के बिल्कुल आप कह सकते हैं कॉन्वर्जेंस पे बसी हुई है। ऑफ कोर्स एन आइलैंड नेशन, तो इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है कि इंडिया और चाइना, दे आर द बिगेस्ट एमिटर्स इन द करंट सिनेरियो। तो ऑफ कोर्स उनको भी पे करना चाहिए लॉसेस के लिए जो स्मॉल कंट्री सफर कर रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट डिजास्टर्स। ओके, तो ये चीज बोली है। और देखिए, अब मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ, एंड यू शुड ऑफ कोर्स स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स इन द सिमिलर लाइंस, कि कैसे मैंने आपको बताया था इंडिया और चाइना बहुत जगहों पे डिफरेंट है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बट देयर आर सो मेनी कॉमनैलिटीज एज वेल। और एक कॉमनैलिटी हमने तब भी डिस्कस की थी, वो है इन्वायरमेंट। हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने खुद पे ली है दोनों कंट्रीज ने, डिस्पाइट द फैक्ट वी आर डेवलपिंग नेशंस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो सेम है। इन्वायरमेंट पे हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारा जॉइंट एफर्ट्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों ने ही इस चीज पे रिप्लाई करते हुए कहा है कि हम वी आर विलिंग टू हेल्प, डू नॉट वरी। वैसे तो हमारा इतना बनता नहीं है कि हम अपनी तरफ से दें, क्योंकि हमने खुद ने बहुत सफर किया है, हम खुद डेवलपिंग नेशंस हैं, पर फिर भी हम ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है, और अगर हम अपने पार्ट पे कुछ भी कर सकते हैं तो हम करेंगे। और दोनों के रिस्पॉन्सेज हम सेपरेटली देखेंगे और दोनों में कॉमनैलिटीज भी देखेंगे। तो फाइनली इंडिया इज माइंडफुल ऑफ द थ्रेट्स। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि हमें पता है कि किस तरह के थ्रेट स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को हैं। ओके, और हमें पता है कि क्या
इम्पोर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है लॉस एंड डैमेज के कॉन्सेप्ट की, उनके लिए स्पेशली। दैट इज वाई वी आर ऑलरेडी वर्किंग, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत सारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के साथ मिलके। एंड यू नो दैट मिस्टर मोदी ने ग्लासगो में भी लास्ट टाइम बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था स्मॉल आइलैंड नेशंस के स्मॉल आइलैंड नेशंस के थ्रेट्स को। और साथ ही में आपको पता है कि हमारा एक कोलिजन है विच ऑफ कोर्स इंडिया इज लीडिंग, CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लास्ट ईयर ऑफ कोर्स लॉन्च किया है विच इज स्पेसिफिकली एम्ड एट बिल्डिंग रेजिलियंस इन दीज स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ओके, और साथ ही में इंडिया का रिस्पॉन्स ये भी है कि हम तो सपोर्ट करते हैं जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का इनिशिएटिव है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, हर वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर पे इस तरह के इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए, इस तरह के वार्निंग सिस्टम्स की। ओके, तो साथ ही में this COP meet, the issue of loss and damage was included on the main agenda for the first time ever, but that just means the beginning of discussions of course। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तो 3 साल तक डायलॉग होगा, ये हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि अगले साल से आने वाले 3 साल तक, मतलब 2024 तक तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कुछ बहुत खास निकल के आएगा। द क्रिएशन ऑफ अ लॉस एंड डैमेज फंड। अब देखिए बात क्या है, जो हम एक फंड चाहते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट फाइनेंस फंड, पर वो अभी काफी साल लगेंगे उसको एक कॉन्क्रीट टर्म्स में हमारे सामने आने में। अभी तक क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 यूरोपियन नेशंस ने प्लेज किया है कि हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। आपको ये कुछ सिल्वर लाइनिंग्स जो हैं वो भी देखनी है। ऑल्दो एडवांस कंट्रीज आर ऑफ कोर्स वेरी रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट, पर जर्मनी हम डिस्कस कर चुके हैं, जर्मनी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, साथ ही में ऑस्ट्रिया और बेल्जियम भी। ओके, तो इन्होंने ट्यूसडे को प्लेज किया है। साथ ही में इन तीनों की टोटल अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने प्लेज किया है कि हम 220 मिलियन यूरोस तक कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले डेनमार्क और स्कॉटलैंड भी ऑलरेडी प्लेज कर चुके हैं $13 मिलियन और €5 मिलियन तक। ठीक है, अब देखिए साथ ही में इट हैज टू बी रियलाइज दैट इंडिया इटसेल्फ, ये इंडिया का एक और चीज, हम वी आर विलिंग टू हेल्प, वी आर बीइंग हेल्पिंग। हम हर जगह ग्लोबल साउथ की अगर बात रख रहे हैं तो हम ग्लोबल साउथ की इन्वायरमेंट की भी बात रख रहे हैं। अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी लेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, वी विल डू समथिंग फॉर दैट। और ये इन्होंने बोला है कि इंडिया तो साथ में विक्टिम भी है इन एमिशंस की, डेवलप्ड कंट्रीज की। ठीक है, तो ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो, पर हम साथ ही साथ में कोई हमें पे तो नहीं कर रहा, हम अडेप्ट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट है एनर्जी ट्रांसमिशन, हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जितना तेजी से बढ़ रहे हैं उतना कोई डेवलप्ड नेशन भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम फिर भी उसके लिए अपनी ट्रांजिशन के लिए खुद पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम दूसरी कंट्रीज को, स्मॉल आइलैंड नेशंस को भी हेल्प कर रहे हैं उनके लॉस और डैमेज के लिए। अब चाइना के रिस्पॉन्स वाज ऑफ कोर्स ऑन सिमिलर लाइंस। चाइना ने बोला है कि हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के इन क्लेम्स को, स्पेशली जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं। Of course, what they are claiming is completely correct. Loss and damage तो हुआ है और compensation भी चाहिए, पर बात यह है चाइना भी तो एक डेवलपिंग कंट्री है और हमने भी तो सफर किया है कितने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। इनफैक्ट चाइना, जिस तरह का ड्राउट चाइना ने इस समर्स में देखा है वो भी एक क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एरोटिक पैटर्न था। साथ ही में इन्होंने बोला है पेइंग फॉर लॉस एंड डैमेज इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ चाइना, पर फिर भी हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है, बट स्टिल वी आर विलिंग टू मेक आवर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मेक आवर एफर्ट। अब देखिए एक एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन इससे पहले कि हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स में आ सकती हैं, एंड ऑफ कोर्स दे कैन दे ऑफ कोर्स आर वेरी प्रोन टू कंफ्यूज यू। लेकिन इससे पहले कि हम इस एडिटोरियल को देखें, समथिंग फ्रॉम द हिंदू इटसेल्फ। ओके, रुपी सेटल ट्रेड सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पर्क्स। तो यहाँ क्या लिखा है कि देखिए हमने कल भी देखा था कि कैसे रुपी सेटलमेंट होता है, मैंने आपको बताया था वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है। मैं फिर दोबारा ब्रीफली बता देती हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट जो रुपी में करनी है, जो RBI की जुलाई की गाइडलाइंस कहती हैं, उसमें क्या करेंगे आप। आई वुड अगेन टेक एन एग्जाम्पल, अभी तो SBI ने वैसे नहीं खोला है, पर SBI का हम एग्जाम्पल लेंगे। आप सपोज करें कि SBI में रशिया ने SBI में अपना एक अकाउंट खुलवाया है। ठीक है, वो एक्चुअल में रशिया का ही बैंक माना जाएगा SBI के इस अकाउंट को। अब रशिया से हम तेल लेते हैं, हमारे यहाँ के जितने भी क्रूड ऑयल रिफाइनर्स हैं
उसको रिफाइन तो बाद में करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल को, तो फिर आप क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट करोगे उसकी पेमेंट आप डॉलर्स में करोगे। लेकिन आप रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रुपी में पेमेंट करेंगे। अगर आपने 1 टन तेल खरीदा है तो आप इस रुपी की पेमेंट क्या डिपॉजिट करवा देंगे, जो एसबीआई में रशिया ने अपना अकाउंट खोला है उधर, जो वॉस्त्रो अकाउंट है, आपने उसमें डिपॉजिट करवा दिया। अब रशिया फॉर एग्जांपल हमसे टेक्सटाइल्स खरीदता है, अब रशिया हमसे टेक्सटाइल्स खरीदेगा लेकिन वो भी तो हमें कुछ पे करेगा, तो क्या पे करेगा, वो अपने उस एसबीआई में खुले हुए अकाउंट में जितने रुपीज पड़े हैं उसमें से हमें पे कर देगा। तो इससे क्या होगा, डॉलर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब लेकिन फाइनली यहाँ पे क्या कुछ कुछ एडिशंस कल सरकार द्वारा कुछ शाम को उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एटलीस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या होता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, if I just read it, in July, the RBI and the Directorate General of Foreign Trade had carried out amendments in foreign trade policy. देखिए foreign trade policy हम expect कर रहे थे एक नई foreign trade policy इस साल, वैसे 2020 में चेंज होनी थी, पर of course ऐसा नहीं हुआ, पैंडेमिक है, फिर दोबारा 2021 तक उसको पोस्टपोन किया गया, फिर अब एक और साल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेट्स सी कि कब टेकअप की जाती है नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पर अभी जो एग्जिस्टेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। उस अमेंडमेंट्स के अगर हम तहत देखें कि क्या हुआ है, ट्रेड सेटलमेंट प्रोसीजर्स टू एनेबल द यूज ऑफ रुपी फॉर इनवॉइसिंग। अब देखिए इनवॉइसिंग, पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन रुपीज या फिर इंपोर्ट ड्यूज, ये ऑलरेडी एनेबल कर दिया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम कि आप रुपी में कर सकते हैं। आप जब तक अमेंडमेंट एक पर्टिकुलर पॉलिसी में नहीं करेंगे, तो अगर बाकी कंट्रीज जो इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, श्रीलंका, मालदीव, सरकार यही कह रही है कि देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंडियन रुपी, इजंट इट, है ना। तो इसीलिए बेसिकली ये कहना, इसीलिए कुछ कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं जरूरी है। द मिनिस्ट्री सेड दैट चेंजेस हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर ग्रांटिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। अब देखिए क्या हुआ है, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई। एक तो हमें ये समझना है कि सरकार का ये कहना है ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं ये 100% कन्वर्टेबिलिटी इंश्योर करेगी रुपी का। दूसरा हमें क्या देखना है कि ये जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, ओके, उसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए बहुत सारी ऐसी सरकार स्कीम्स चलाती हैं जिसमें अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट रॉ मटेरियल आपका करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको रिफाइन करके कुछ वैल्यू एडिशन करके नया प्रोडक्ट बना सके जिसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप एक पर्टिकुलर अगर स्कीम ये कहती है कि 6% तक आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ कंसेशंस मिलेंगे, सरकार कुछ सब्सिडी देगी, सरकार कुछ इंपोर्ट ड्यूटी आपको रेमिट कर देगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, इफ़ आई जस्ट गो ऑन टू रीड देम आपको नाम से ही पता चल जाएगा। इंडियन रुपी कवर स्कीम्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट जैसे मैंने आपको भी समझाया है, एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। ठीक है, ये कुछ कुछ स्कीम्स हैं। इसमें अब क्या होगा, अगर आप सपोज कीजिए आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको एक्सपोर्ट करना है जितना आपने इंपोर्ट किया है उससे 50 गुना ज्यादा, ठीक है, लेकिन अब आपका एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल रशिया से, ठीक है। अब आपके पास इतने डॉलर्स हैं नहीं, फॉरेक्स आपका कम होता जा रहा है, तो आप फॉरेक्स को यूज नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं कि रुपी में सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। तो अब रुपी में सेटलमेंट हो जाएगी तो आपको पॉलिसी में अमेंडमेंट भी तो करनी पड़ेगी कि रुपी की सेटलमेंट को आप अलाउ करें। सरकार आपको तब भी इस तरह की सब्सिडी, इस तरह का सपोर्ट देगी अगर आप रुपी में सेटलमेंट करें। अभी तो डॉलर के वे में आपको सरकार दिया करती थी एक्सपोर्ट्स पे जितने बस सपोर्ट, अब रुपी के उसमें भी। अब यहाँ पे एक चीज दिखी है कि हम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अगर हम चाहते हैं 100% कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। तो कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो 3 तरह की कन्वर्टेबिलिटी होती है, ठीक है। नंबर 1 होता है देयर इज ऑफ कोर्स फुल कन्वर्टेबिलिटी। फुल कन्वर्टेबिलिटी मतलब अगर एक कंट्री की करेंसी है जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर गोल्ड में या किसी और करेंसी में, है ना। तो आपका इतना वॉल्यूम हो रहा है ट्रेड का पूरे संसार के वर्ल्ड ट्रेड में, या फिर आपके प्रोडक्ट्स इतने बिक रहे हैं, आपका ट्रेड इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से आपकी करेंसी इजीली कन्वर्टेबल है गोल्ड के एक्सचेंज में या फिर किसी और करेंसी के एक्सचेंज में, ठीक है। आप पाउंड लगा लीजिए या फिर आप युआन लगा लीजिए या फिर यू टेक डॉलर फॉर एग्जांपल। ऑफ कोर्स डॉलर को आप गोल्ड से बहुत इजीली
एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं पार्शली कन्वर्टेबल। अब ये इंडिया भी पार्शली कन्वर्टेबल के ही केस में आता है। जो करेंसी ट्रेड तो हो रही है पर बहुत कम लो वॉल्यूम है उनका ट्रेड का, ठीक है। तो इस केस में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी मतलब बहुत कुछ लिमिटेड कंट्रीज होंगी जो आपको आपकी करेंसी के बदले डॉलर दे देगी या आपकी करेंसी के बदले गोल्ड दे देंगी, तो आपका ट्रेड का वॉल्यूम ही वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन मतलब जीरो कन्वर्टेबिलिटी या नॉन कन्वर्टेबल करेंसी, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द करेंसी इनटू अनदर लीगल टेंडर। अब अगर आप देखिए नॉर्थ कोरिया की करेंसी, नॉर्थ कोरिया पे तो इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अगर हम नॉर्थ कोरिया का वॉन देखें या फिर क्यूबन पिजोस देखें, क्यूबन जो करेंसी है उसके खिलाफ भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ब्लॉक्ड करेंसीज, ठीक है। तो इसको कौन आपसे कोई नॉर्थ कोरिया की करेंसी आपको देगा कि आप उसको गोल्ड दे दोगे बदले में? ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर आप डॉलर दे दोगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो दे आर नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज, ठीक है। तो अगर आप करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की आपको समझ आ गया कि व्हाट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, कि बेसिकली इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए अगर बेसिकली अगर हमें कन्वर्टेबल बनाना है अपनी करेंसी को, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है, तो हमें पहले बात तो ट्रेड बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये गाइडलाइंस लाने से कुछ नहीं होगा, और यही हमारा ये दूसरा आर्टिकल कहता है, एडिटोरियल इन इंडियन एक्सप्रेस, डॉलर टू रुपी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर हम अक्टूबर 28 को देखें, दे आर अराउंड $531.08 बिलियन, ओके। लेकिन ये बहुत कम है, एक साल पहले $642.02 बिलियन था, उससे काफी कम है। Of course, it is not surprising. Therefore, that the government and Reserve Bank of India are seeking to conserve reserves by facilitating international trade in domestic currency as opposed to the dollar. अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, टू द एक्सटेंट, ये जो पेमेंट करनी है ट्रेड की, इसकी सेटलमेंट रुपी में करना, इससे क्या होगा, हमारा भारत का डॉलर डिपेंडेंस कम होगी। ये तो गोज विदाउट सेइंग, एक ऑप्शन में अगर ये लिखा है तो वो सही है, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में ये लिखा है कि ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स को, तो आप कहेंगे कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल, कि अगर आप कुछ बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप तेल ही खरीद रहे हैं, आपका फॉरेक्स अब इतना सा ही बचा है, ठीक है, तो आप जब आपका फॉरेक्स सिर्फ $531.08 बिलियन बचा है, तो आप डॉलर में अगर पेमेंट करेंगे, अगर ये सेटलमेंट नहीं होगी, तो यहाँ से और कम हो जाएगा, जो हुआ है एक्चुअल में। आरबीआई ने यही तो किया है, इंपोर्ट कवर करने की तो कोशिश की है फॉरेक्स रिजर्व से, तो इसीलिए ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा फर्दर डिप्लीशन इन फॉरेक्स रिजर्व्स को, ओके। तो आरबीआई ऑफ कोर्स सितंबर में उन्होंने क्या किया था, अलाउ किया एक पब्लिक सेक्टर बैंक, यूसीओ बैंक, आप जानते हैं कि आप एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले, किसके साथ? रशिया के गैसप्रोम बैंक के साथ, ठीक है। दिस वाज टू एनेबल पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टू बी मेड इन रुपीज एंड क्रेडिट टू द सेट अकाउंट। ये सब कुछ आप जानते हैं, कुछ बहुत खास है नहीं यहाँ पे बताने वाला। अब यहाँ पे जो सरकार कह रही है वो श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी काफी नया इंटरेस्ट है इंडिया की करेंसी में, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ये आइडिया नया नहीं है, ये पहली बार सरकार इस तरह से कुछ नहीं लेके आ रही। रशिया से पहले भी यही जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, यूसीओ बैंक, ये ऑपरेट कर रहा था एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट को, किसके लिए? 4 ईरानियन कमर्शियल बैंक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जो सैंक्शंस आज रशिया पे लग रही है, वो सैंक्शंस पहले ईरान पे भी लग चुकी हैं। इनफैक्ट दे आर कंटिन्यूइंग, जब तक वियना टॉक्स नहीं हो जाती, न्यूक्लियर डील साइन नहीं हो जाती, देयर इज नो सिल्वर लाइनिंग व्हाटसोएवर। तो इंडिया देखिए ऑफ कोर्स बहुत सारा क्रूड ऑयल पहले ईरान से लिया करता था, अब तो हम तो जीरो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वेयर इंडियन रिफाइनर्स डिपॉजिटेड रुपी पेमेंट्स, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल, उसके एक्सचेंज में हमें जो पेमेंट करनी पड़ती थी हम रुपी में करते थे और इस वॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया करते थे। अब ईरान को भी जैसे हमसे अगर कुछ इंपोर्ट करना होता था, बासमती राइस, टी, शुगर, सोयाबीन मील, फार्मास्यूटिकल्स, तो ये हम बात कर रहे हैं 16-17 से 19-20 के टाइम की, तो तब वो इसी पैसे में से, इसी रुपी में से हमें पे कर देते थे, ठीक है। The arrangement worked quite smoothly till the Vostro account ran dry, लेकिन of course जब तक sanctions लग गई, फिर sanctions के बाद तो it almost ran dry। इंडिया practically बिल्कुल इंडिया ने stop कर दिया कि क्रूड ऑयल जब ले गई नहीं ईरान से, तो of course it all got ended। अब देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप खुद सोचिए, अगर ईरान पे sanctions थी तो रशिया पे भी sanctions है, कब तक आप इनके साथ डील कर लेंगे? अब वहां पे जब आप कुछ खरीद ही नहीं रहे,
ईरान से, तो ऑलमोस्ट वो बैंक अकाउंट एकदम वॉइड हो गया, नल हो गया एकदम। तो वैसे ही रशिया के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट लिंक्स अप विद द लिमिटेशंस ऑफ सच डोमेस्टिक करेंसी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स। The first is of course geopolitical. Russia has now emerged as India's biggest crude supplier from a distant नंबर 12 पे हुआ करता था, अगर हम रैंकिंग की बात करें 2021-22 में, कि वो कितना हमें ऑयल भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। अभी नंबर 1 पे हो गया क्योंकि हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे दे रहा है। अब कितने टाइम तक आप सस्टेन कर पाओगे, इतनी डीपनिंग सैंक्शंस उन पे चल रही हैं। और सेकंड जो रीज़न है वो बहुत बेसिक है, वो है इंडिया की इंपोर्ट। देखिए ये बहुत लॉजिकल है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं रशिया से, बहुत ज़्यादा। पेट्रोलियम, कोल, फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि देखिए हम ऑयल सीड ऑयल्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, इसीलिए। तो हम अगर हम इंपोर्ट देखें जो हम रशिया से कर रहे हैं वो $21.35 बिलियन है, अप्रैल सितंबर की बात करें। लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन करते हैं। तो आप एक बार ट्रेड डेफिसिट देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो हम उनसे एक थोड़ा सा यहाँ पे भी लॉजिक लगा के देखिए, जो ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है, तो आप उनको पेमेंट रुपी में करते रहेंगे, वॉस्टर अकाउंट में रुपी जमा होती रहेगी। वो हमसे कुछ इम्पोर्ट कर नहीं रहे, तो उस रुपी में से कितना ही आप यूज हो जाएगा, तो अनयूज रुपीज कितने सारे रह जाएंगे वॉस्ट्रो अकाउंट में। तो इसीलिए जो आरबीआई का ये ऑल्टरनेटिव रुपी ट्रेड पेमेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत सारे लोगों ने, दे आर नो टेकर्स ऑफ इट, क्योंकि जो अभी भी इंडिया के रिफाइनर्स है, दे आर स्टिल बाइंग रशियन ऑयल यूजिंग डॉलर्स ओनली। रशिया इफ एट ऑल सीम्स कीन ऑन, रशिया को सिर्फ यूएई के दिरहाम या रूबल में इंटरेस्टेड है, रुपी में पेमेंट करने में वो इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है भी नहीं। ट्रेड अल्टीमेटली हैज टू बी a two-way street. While curtailing dollar dependence and exploring bilateral trade options by paying or settling in domestic currency makes for sound economics, it cannot replace the need for India to export more, whether to Russia or China. अगर आप इस इंटरनेशनल सेटलमेंट इन रुपी वाले मैकेनिज्म को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, वरना आप इन अनयूज रुपीज का, रशिया क्या करेगी, रशिया को भी तो अपनी पेमेंट चाहिए, रशिया कैसे अपनी इकोनॉमी चला लेगी। सो दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो फाइनली चाइना सीज अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स फ्रॉम डिवाइडेड यूएस। तो आपको पता है कि यूएस में क्या चल रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस चल रहे हैं। तो अब चाइना की न्यूज़पेपर्स इसको किस तरह से इवेल्युएट कर रही है, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इफ आई जस्ट टेल यू दिस, ओके, तो मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं यूएस में, आपको पता है। सबसे पहले तो हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी, ठीक है। तो उसका आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 1 अगर हम बात करें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कहता है कि यूएस के प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, 4 साल। ये बात आपको पता है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 1 सेक्शन 2 क्लॉज 1 की बात करें, तो वहां के जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, जो बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें इलेक्ट किए जाते हैं, उनका जो टर्म है सिर्फ 2 साल का है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेनेट की, तो सेनेट का टर्म कितना है, 6 साल का, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज समझ आ गई कि मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द इलेक्शंस फॉर मेनी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर आल्सो हेल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आप खुद सपोज कीजिए कि खाली तो होती रहेंगी ना, जब 4 साल तक एक चल रहे हैं एक प्रेसिडेंट, लेकिन 2 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बेसिकली मिड टर्म क्या होता है, मिड टर्म इन द सेंस कि जब 4 ईयर टर्म जो है इनका प्रेसिडेंट का, वो बिल्कुल उसका हाफ पॉइंट आ जाए, मिड टर्म आ जाए, तो ये इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारी सीट्स खाली हो जाती है, होने लगती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और साथ ही में सेनेट की भी, ठीक है। क्योंकि 1/3 ऑफ द सेनेट की सीट्स तो हर 2 साल बाद खाली हो ही रही हैं, ऑफ कोर्स द लॉजिक सेज, जैसे राज्यसभा में होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, अ क्लोजली कॉन्टेस्टेड मिड टर्म इलेक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन। अब बात क्या है कि बहुत ही कम मार्जिन से बहुत, अभी तो चल रही है खैर काउंटिंग, उसके बाद भी 3 फेजेस और रहते हैं, तो बहुत ही कम मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने, रिपब्लिकन ने सोचा था कि वी विल टेक ओवर द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, पर ऐसा नहीं हो रहा। जो बाइडन थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस थे, ठीक है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई होने के बावजूद, या फिर जो बाइडन को अमेरिका की जो ट्रूप विड्रॉल हुई अफगानिस्तान से, उसके बाद जो उनकी रेटिंग्स इतनी नीचे चली गई, ठीक है।
तो बेसिकली ये आप समझते हैं, लेकिन फिर भी दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, बहुत कम मार्जिन है दोनों के बीच में. अ क्लोजली कॉन्टेस्टेड मिड टर्म इलेक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन सीन बाय स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स एंड राइवल चाइना. राइवल चाइना इसको कैसे देखता है, क्योंकि चाइना तो ऑफ कोर्स यूएस का राइवल है. उन्होंने बोला है एज अंडरलाइनिंग एन इंक्रीजिंगली डिवाइडेड कंट्री. अब देखिए, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, जब जो बाइडन और ट्रंप का भी इलेक्शन हुआ था ना, तो ट्रंप बहुत कम मार्जिन से हारे थे. तो इससे ये पता चलता है कि उनकी कंट्री कितना 50-50 में डिवाइडेड है. 50% पोलराइजेशन है, डीप पोलराइजेशन. तो आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हैं. ठीक है. तो उसी तरह से चाइना ये देखता है कि कैसे यूएस एकदम कंप्लीटली डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये जो बेसिकली डिविजन्स हैं अमेरिका में, माइट ऑस्टेंसिबली अपीयर टू पोज बेनिफिट्स. बीजिंग तो इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि इतनी डिवाइडेड सोसाइटी, डिवाइडेड यू फॉल, यूनाइटेड यू स्टैंड, है ना, तो वो फायदा उठा सकता है. amid this all encompassing geopolitical rivalry with Washington, with China of course is engaged in. पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं चाइनीज कैपिटल में, वो कह रहे हैं कि जो एस्केलेटिंग टेंशन हो सकती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कंसिडर करना. देखिए, आप थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं. एज कैन बी सीन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ रीसेंट यूएस प्रेसिडेंट्स. जितने भी इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट्स आए हैं, उनको क्या होता है, जैसे मिड टर्म इलेक्शंस आता है ना, जो भी उसका रिजल्ट आता है, यूजुअली रिजल्ट में ऐसा होता है कि जो पार्टी है ना, उससे लोग परेशान होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी के लोग बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस में आ जाते हैं. ठीक है. तो अभी हमने बराक ओबामा का जब मिड टर्म इलेक्शन हुए, तो फिर उसके बाद अचानक से उसके बाद वो काफी जोश में आ जाते हैं. दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड लाइनिंग, वो स्टेप्स लेने लगते हैं. तो अगर हम बराक ओबामा की बात करें, तो मिड टर्म इलेक्शंस की बात उन्होंने ऑर्डर पास किया कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारना है, फिर वो हुआ. डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, फिर उन्होंने मिड टर्म इलेक्शंस के बाद क्या किया, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिवील की अपनी. ओके. तो वैसे ही जो बाइडेन भी ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी इसी तरह का रूट फॉलो करेंगे. चाइना इज एक्सपेक्टिंग के परहैप्स दे वुड फर्दर पुश द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड सॉलिडिफाई द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. अब एपेक समिट होने वाली है थाईलैंड में अगले हफ्ते, जो हम देखेंगे, हम कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. तो उसमें हम देखेंगे इंडो पैसिफिक का और स्ट्रॉन्ग टोन, फ्री नेविगेशन एंड ऑल ऑफ दैट, जो बिल्कुल चाइना पे हिंट करती है. क्वाड भी चाइना के अगेंस्ट है, तो इनको और एग्रेसिव एक्शन देख सकते हैं. एक फियर चाइना का ये है कि हम ये देख सकते हैं कि शायद ताइवान पे काफी हार्ड लाइनिंग जो बाइडेन का स्टैंड हो. साथ ही में G20 समिट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन शायद एक दूसरे से मिलेंगे ऑन द साइड लाइन्स ऑफ इट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रशिया ऑर्डर्स ट्रूप्स आउट ऑफ खरसोन. तो फाइनली खरसोन जो एक देख, खरसोन सिटी जो है बेसिकली फर्स्ट अर्बन हब था जो रशिया ने कैप्चर किया था जब उसने फरवरी 24 को बेसिकली अपना इन्वेजन शुरू किया. तो तब से लेके अभी तक इट इज द ओनली रीजनल कैपिटल controlled by Moscow's forces since the offensive began. तो it was very important of course, लेकिन अब फाइनली रशिया ने एक अनाउंसमेंट जारी की है अपने ऑफिशियल्स के लिए, अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए जो वहां पे है, अपने ट्रूप्स के लिए, कि आप विड्रॉ करना शुरू कर दें खरसोन से, बेसिकली जो सदर्न यूक्रेन में है. क्योंकि बेसिकली उनको एक्सपेक्टेशन ये है कि यूक्रेनियन फोर्सेज जो है दे आर मार्चिंग और दे आर इंचिंग टूवर्ड्स खरसोन रीजन, टूवर्ड्स द बॉर्डर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां से हट जाएं. बहुत सारे सिविलियंस को भी ऑलरेडी वहां से थोड़ा बॉर्डर से इनर रीजन्स में जाने की पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी, आपको याद होगा. तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पुतिन के लिए ऑफ कोर्स, और साथ ही में उनके इस स्पेशल मिलिट्री कैंपेन के लिए. रशिया लूजिंग द खरसोन रीजन जो उन्होंने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया, जो इतना इंपॉर्टेंट है, ये रिटर्न कर देगा यूक्रेन को इंपॉर्टेंट एक्सेस टू द सी ऑफ अज़ोव. और साथ ही में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास बहुत कम रह जाएगा बोस्ट करने के लिए खुद के सो कॉल्ड मिलिट्री कैंपेन के बारे में. She tells Chinese military to enhance troop training and war preparedness. अब देखिए, ये इंडिया को बहुत अलर्ट होके ये डेवलपमेंट देखनी चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री को ये बोला है कि हमें ट्रूप ट्रेनिंग करनी चाहिए, वॉर प्रिपेयरनेस बढ़ानी चाहिए. तो चाइनीज लीडर शी जिनपिंग हैज कॉल्ड ऑन द चाइनीज मिलिट्री कि आप एनहांस करिए ट्रूप ट्रेनिंग, आप कॉम्बैट प्रिपेयरनेस. ये फर्स्ट विजिट है उनकी मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशंस कमांड पे, जब उन्होंने थर्ड टर्म लिया है. आपको पता है चाइनीज कम्युनिस्ट कांग्रेस होल्ड की गई थी अभी रिसेंटली उसके बाद. ओके. देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड ऑफ कोर्स बहुत तरह के प्रोफाउंड चेंजेस से अंडरगो कर रहा है, और हमें नहीं पता ये सेंचुरी किस तरफ हेड करेगी ऑफ कोर्स, एंड स्ट्रेस्ड दैट चाइना
चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी इज फेसिंग इंक्रीज्ड इंस्टेबिलिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अनसर्टेनिटी है बहुत सारी, ताइवान में कुछ भी हो सकता है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे कुछ भी हो सकता है। तो मिलिट्री टास्क जो है दे रिमेन ऑर्डर्स, और इसीलिए हमें बेसिकली क्या करना है, इफ आई जस्ट रीड व्हाट शी जिनपिंग सेड, द एंटायर मिलिट्री शुड डिवोट ऑल इट्स एनर्जी टू एंड कैरी आउट ऑल इट्स वर्क फॉर कॉम्बैट रेडीनेस, okay, enhance its capability to fight and win and effectively fulfill its missions and tasks in the new era. ओके तो ये चीज़ बेसिकली इन्होंने बोली है। इंडिया को ये काफ़ी कंसर्न होके देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये हमसे भी कहीं जब भी इस तरह की शी जिनपिंग की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ कर देते हैं हमारे बॉर्डर्स में। इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोएस्ट इन 18 ईयर्स फाइन स्टडी। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें इंडिया में, पहली बार ऐसा हुआ है 18 सालों में कि हमने एक डिक्लाइन देखा है कि ग्राउंड वाटर हम कम एक्सट्रैक्ट किया है हमने इस साल के ड्यूरेशन में। ये किसने कहा है? एक असेसमेंट कहती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, CGWB। ओके तो अगर हम टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें, मतलब जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन साथ में और भी भर रहा है, कितना बेसिकली लेवल अप होता है वाटर बॉडीज की वजह से, जो सीप हो रहा है पानी रेन वाटर की वजह से, एंड ऑल ऑफ दैट। फॉर द एंटायर कंट्री इट्स अराउंड 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और अगर हम एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें फॉर द एंटायर कंट्री 239.16 BCM, ये 2022 की असेसमेंट रिपोर्ट बताती है। साथ ही में अगर हम टोटल बात करें कि कितने असेसमेंट यूनिट्स थे कंट्री में, 7089 थे। ओके ऑलराइट, और इसमें से 1006 कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में आते हैं। बाय कंपैरिजन, अब हमें तो कंपेयर करना है, तो हमने इस साल की बात कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड रेकमेंड कि आप ये अगर विजन की इन्वायरमेंट बुकलेट में आता है तो आप इसको नोट डाउन करें एंड ऑफ कोर्स कोट इट वेर एवर नेसेसरी। ओके लेकिन हमने 2020 की बात करें, वहां पे एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो था 436 BCM था और एक्सट्रैक्शन 245 BCM था। अभी कितना हमने देखा? 239। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। अब क्यों इंप्रूव हो रहा है? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कम क्यों हो रही है? क्या बताती है हमारी असेसमेंट? ये बताती है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए रिचार्ज ज्यादा हो रहा है क्योंकि कनाल सीटेज की वजह से जो इरिगेशन वाटर यूज किया, अच्छे से ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया, उससे इरिगेशन की, लेकिन आपने जो इरिगेशन कर दी वो आप पौधों में से नीचे भी तो जा रही है, क्रॉप्स में से नीचे भी तो सीप करेगी, तो वो ज्यादा है। रिटर्निंग फ्लो हो रहा है इरिगेशन वाटर का, वाटर बॉडीज अच्छे से रिचार्ज कर रही हैं ग्राउंड वाटर को। ऑलराइट, फर्दर एनालिसिस इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर कंडीशंस इन 909 असेसमेंट यूनिट्स। जो जितने ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स थे वो भी कम हो गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। Pashmina shawls have shehtush guard hair, say customs officials, all fluff, counter traders and artisans। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता। वी ऑफ कोर्स कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग, अ क्वेश्चन, वेरी ब्रीफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन पश्मीना। तो आपको कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए कि पश्मीना कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। एक ब्रीड है माउंटेन गोट्स की जिसे हम कैप्रा हर्कस कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? चांगथांग प्लेट्यू, तिब्बत में और लद्दाख के कुछ पार्ट्स में। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, सिर्फ इंडिया ही पश्मीना एक्सपोर्ट नहीं करता, इफ यू बिलीव सो, क्योंकि कुवैत, पेरू, नेपाल, नेपाल का 3% एक्सपोर्ट्स हैं, सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज। ओके, पर बात यह है जो इंडिया की, इफ आई जस्ट रीड हियर, ओके, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पश्मीना। पर पश्मीना जो इंडिया प्रोड्यूस करती है इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ द लॉट। अब फाइनली लेकिन पश्मीना किस तरह की प्रॉब्लम्स देख रहा है, क्योंकि जो बेसिकली पश्मीना शॉल्स के ट्रेडर्स हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि बहुत ऑब्सोलीट टेस्टिंग मेथड्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है पश्मीना की शॉल्स, पहले उसकी क्वालिटी टेस्ट होगी, कस्टम अथॉरिटीज उसे टेस्ट करेंगे, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज एक टेक्निक यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव है, क्योंकि जो इंसान उसको टेस्ट को कर रहा है बहुत साइंटिफिक नहीं है इन दैट सेंस, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द मैन पावर हुज परफॉर्मिंग दिस बेसिकली टेस्ट। तो बेसिकली इससे क्या है, बहुत सब्जेक्टिव है। तो ट्रेडर्स के जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें से शहतूश के बाल निकल आते हैं। इफ आई जस्ट रीड, शहतूश गार्ड हेयर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये शहतूश के हेयर कहाँ से निकलते हैं? तिब्बतन एंटीलॉप्स। ठीक है, जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो फॉल्स पॉजिटिव दे रहे हैं क्योंकि टेक्निक ही ठीक नहीं है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रोसिक्यूशन, बहुत प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस तरह की चालू हो गई हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के खिलाफ। तो इफ आई जस्ट रीड इट, शहतूश के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ऑन द अदर हैंड इट इज द फाइन अंडरकोट फाइबर होता है ये, जो बेसिकली बहुत वार्मथ प्रोवाइड करता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम तिब्बतन एंटीलॉप, जिसको हम चिरू भी कहते हैं। ये एक स्पीशीज है जो ये भी चांगथांग प्लेट्यू तिब्बत रीजन के पाई जाती है।
और काफ़ी स्मूथनेस, वार्मथ, तो इसीलिए शहतूश शॉल्स जो है दे आर हाईली एक्सपेंसिव कमोडिटी। लेकिन बात ये है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी ड्रामेटिकली फ्रॉम कमर्शियल पोचिंग, बहुत ज़्यादा कमर्शियली उनको एक्सप्लॉइट किया गया था शॉल्स के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए साइट्स के तहत इसको एंडेंजर्ड लिस्ट कर दिया गया है तिब्बतन एंटीलोप को 1979 में। इस वजह से बैन है ऑन सेल एंड ट्रेड ऑफ शहतूश शॉल्स एंड स्कार्व्स, ठीक है। तो इसीलिए दो मटेरियल देखिए, बहुत, ये दोनों ही मटेरियल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, अपने दिखने में बिल्कुल आप कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। डिफरेंशिएशन इज वेरी हार्ड जब तक कोई एडवांस फोरेंसिक मेथड ना यूज किया जाए। तो एक ट्रेडर है जिन्होंने बोला कि उनको उनके असाइनमेंट को डिक्लाइन कर दिया गया कि नहीं, ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि शहतूश के इसमें बाल हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप डीएनए टेस्टिंग करवा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 फिर सीबीआई उनके केस में इन्वॉल्व हो गई, फिर ईडी आ गई। तो आप खुद देखिए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल गया उनके खिलाफ। सो दैट वे ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। और साथ ही में अगर हम बात करें तो ये है कि इस वजह से उनको जो रेट अब मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के, वो बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि इतना डिले जब आप असाइनमेंट्स को पास करने में लगाएंगी कस्टम ऑफिशियल्स, फिर साथ में सीबीआई, ईडी, ये भी आ जाएंगे, तो आप अपने एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस ही हैम्पर कर रहे हो। एम्बैरेसिंग टू एडजर्न डीमोनेटाइजेशन केस, सेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, डीमोनेटाइजेशन का केस सुना जा रहा है, हियरिंग स्टार्ट हो गई, आपको पता है। लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बिठाया गया है, 5 जजेस बेंच का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल मैटर्स को देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बेसिकली इंटरप्रिटेशन देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर किसी और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को देखोगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वेंसडे को कहा है, ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि सरकार ने हमसे क्या मांगा है, एडजर्नमेंट मांगा है कि उन्हें 1 हफ्ते का और टाइम चाहिए ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट सबमिट कर सकें डीमोनेटाइजेशन पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच ने कहा है बेंच जज ने कहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब हम बनाते हैं ना, तो इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस में से आप ड्रॉ करते हैं जजेस को। ओके, वो अपने रेगुलर केसेस को छोड़ के यू कम हियर टू इशू टू बेसिकली हियर द इशू इन क्वेश्चन। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, यू कांट डू दैट, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि आपने हमसे ऐसे टाइम मांगा है। अटॉर्नी जनरल जो है सरकार के, जो लॉ ऑफिसर हैं सबसे बड़े, आर वेंकट रमनी, उन्होंने बोला है कि देखिए, हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, क्योंकि अब इसलिए फाइनली इसको लिस्ट कर दिया गया है मैटर को नवंबर 24 के लिए। अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन की, आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सरकार का ये कहना है कि जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जुडिशियल टाइम है उसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए डीमोनेटाइजेशन पे, क्योंकि अभी एकेडमिक एक्सरसाइज रह गई है, इसमें तो बस 2-4 एडिटोरियल रोज छप जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, बुक्स छप गई हैं 2-4 के, इसकी वजह से गलत हो। अब डीमोनेटाइजेशन हुए कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, तो इस पर अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो इस पे के.एम. जोसेफ और जो नज़ीर बेसिकली जो है, नॉट के.एम. जोसेफ एक्चुअली, जस्टिस नज़ीर, उन्होंने बोला था कि नहीं, और साथ में आई थिंक ऋषिकेश रॉय थे, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जस्टिस नज़ीर फॉर श्योर, उन्होंने कहा था कि देखिए, आगे भी तो ऐसा कुछ हो सकता है ना, यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट के बहुत सारी जनता इसकी वजह से, और आपने कितने अपने जो बोला था कि हम काउंटरफीट नोट्स को कर्ब कर देंगे, हम कैशलेस टर्न हो जाएंगे, हम टेरर फंडिंग को रोक देंगे, आपने कितने इन सारे जो एम्स थे आपके उसको अचीव कर लिया, पहले आप ये बताओ। नहीं, आप तो कोई भी पॉलिसी ले आओगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स करके नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, उससे जनता बर्बाद हो गई। हम जो आज स्लो डाउन देख रहे हैं वो कोविड की वजह से नहीं है, स्लो डाउन बहुत पहले से शुरू हो गया था 2018-19 से, ठीक है, तो वो डीमोनेटाइजेशन की ही उपज है। तो ये बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो देखनी है सुप्रीम कोर्ट को। तो पी चिदम्बरम है बेसिकली, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे यूपीए अलायंस की सरकार के समय, तो उन्होंने बोला है कि देखिए, डीमोनेटाइजेशन, साथ ही में ये कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ पावर का भी एक एलिगेशन है सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपने डीमोनेटाइजेशन बस एक एक नोटिफिकेशन इशू कर दी, एक रात को अचानक से सुबह उठ के पता चलता है कि अच्छा जी, नोट ही बंद हो गए हैं, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 के, उसके तहत आपने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी, एंड दैट इज इट। तो सरकार ने उस समय कहा था, इससे पहले भी तो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तब तो किसी ने नहीं बहिष्कार किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो पी चिदम्बरम ने कहा था, जब इससे पहले डीमोनेटाइजेशन हुई थी 1946, क्योंकि हम आज़ादी चाहते थे, आज़ादी से पहले ऑफकोर्स आपको करेंसी तो खुद की बनानी पड़ेगी ना, फिर 1978 ये इंदिरा गांधी का टाइम है, तब हुई थी। तो बेसिकली तब सेपरेट एक्ट आए थे जो पार्लियामेंट ने डिबेट किए थे, पास किए थे, उसको लागू किया गया था, उसके माध्यम से रातों रात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया, ऐसा नहीं था तब, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो बेसिकली इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्या अपना राय देती है, लेट्स सी। ओके, अब देखिए क्या है छत्तीसगढ़ प्लान्स। ओके, बिफोर दिस,
ओके अब देखिए ये बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ प्लान कर रहा है एक स्पेशल असेंबली सेशन को। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्राइबल कोटा बढ़ाना है। मैंने आपके साथ जब ईडब्ल्यूएस कोटा पे बहुत सारी एडिटोरियल्स डिस्कस किए तो उसमें बहुत सारे इफ आई रिमेंबर क्वाइट विविडली कि उसमें जो डिसेंटिंग वॉइस था, डिसेंटिंग जो वॉइस थी एक पूरे जज बेंच में से, पांचों में से, वो रविंद्र भट्ट, जस्टिस रविंद्र भट्ट थे। उन्होंने कहा था कि देखिए तमिलनाडु का एक लॉ ऑलरेडी है जो 69% रिजर्वेशन देता है, जो 50% कैप जो इंदिरा सानी जजमेंट ने बेसिकली लगाया था रिजर्वेशन पे, क्योंकि 50% तो मेरिटोरियस बच्चे जो किसी तरह के रिजर्वेशन के बिना लड़ रहे हैं हर पेपर के लिए, हर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको भी तो मिलना चाहिए। तो आप 50% में से आपने कितने ही लोगों को रखा, तो वो ऑलरेडी पेंडिंग है 1996 से तमिलनाडु का तो फिर वो भी जस्टिफाइड है, आप उनको भी 69% दे दो। और देखिए आपने ईडब्ल्यूएस कोटा से क्या किया, आपने 50% कैप को लांग दिया। नाउ 40% सीट्स आर रिमेनिंग फॉर मेरिटोरियस पीपल, कंप्लीटली मेरिटोरियस पीपल। ओके अब आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कंप्लीटली, क्योंकि आपकी इस वजह से तमिलनाडु के क्लेम्स, अब आपने नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट्स पढ़ी कि हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं, 50% कैप तो बिल्कुल बोगस है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देयर आर सो मेनी बैकवर्ड पीपल, है ना, ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में अब आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, अब इनका पॉलिसी है कि 50% उसको बेसिकली, अगर ये साथ ही में देखेंगे 81% रिजर्वेशन ये चाहते हैं बहुत सारे ट्राइबल और बहुत सारी और कम्युनिटीज को मिला के, ठीक है, क्योंकि इनका लॉ एक ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था जिसमें 58% रिजर्वेशन दे रहे थे, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। अब ये स्पेशल सेशन अपना रख रहे हैं। सो you understand the point, right? The corrupt destroy the country, Supreme Court encounters government in Navlakha case। अब देखिए ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है वेंसडे को, उन्होंने बोला है ओके कि इट इज द करप्ट हु डिस्ट्रॉय द कंट्री इन अ शार्प रिस्पॉन्स। अब सरकार का देखिए एक वो है एक्टिविस्ट है जिनका नाम गौतम नवलखा है, ये बात आपको पता है। ही 70-year-old मैन, और वो बेसिकली काफी उनकी मेडिकल कंडीशन खराब है, ठीक है, उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए उनकी एक प्ली है कि मुझे शिफ्ट कर दिया जाए जेल से हाउस अरेस्ट में, ठीक है। तो इस पे बेसिकली सरकार क्या चाहती है कि नहीं, अगर उनको एक छींक भी आएगी ना तो हम उनको बेस्ट हॉस्पिटल में जो वो चाहेंगे हम वहाँ लेके जाएंगे, लेकिन आप इनको जेल से मत निकालो, हाउस अरेस्ट में मत दो। तो इसमें बेसिकली वो कह रही है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे ऐसे तरह के जो एक्टिविस्ट होते हैं हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑल ऑफ दैट। नाउ आई वुड गो ऑन टू रीड इट। इससे पहले कि मैं इसको रीड करूँ, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल था छोटा सा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे थे। आपको पता है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, वो काफी क्रिटिसाइज करने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को। और हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि आई सी दिस इन पॉजिटिव लाइट, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें अगर गलत लगती हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए, मैं इम्प्रूवमेंट के परस्पेक्टिव से। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, आई वुड सिंसियरली अर्ज कि आप जाके देखें। तो मैंने आपको कल बताया था कि क्यों कोलिजियम सिस्टम में थोड़ी सी सीक्रेसी की जरूरत है, वरना सच में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर होगी, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था। अब वो जो एडिटोरियल जो मैं बात कर रही हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है, उसमें एक और चीज़ लिखी है कि जो किरण रिजिजू इतनी सारी स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंटमेंट में ताकि नेपोटिज्म ना हो, तो एक लक्ष्मण रेखा सरकार के पास भी है। सरकार को भी एक तो पॉइंट, सरकार का ये कहना है, किरण रिजिजू कहते हैं कि बेल के पिटिशंस में क्यों कोर्ट इंटरफेयर करने लग पड़े, बट उनका ये कहना है, जो रेखा शर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज रह चुकी हैं, जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को तो और इंटरवीन करना चाहिए बेल पिटिशंस में, क्योंकि किसके पास जाएंगे जिनको एक्टिविस्ट हैं, जो छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं, जिनको उनका ये कहना है कि हरास किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो और कहाँ जाएंगे वो अपने रिहा मांगने। ओके तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या कहा है। Okay, in a sharp response to the government's claim that the people like activist Gautam Navlakha, who is charged under UAPA in the Bhima Koregaon case for alleged Maoist link, want to destroy the country and their ideology is that type. इसके रिस्पॉन्स में, सरकार के स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में, जस्टिस KM जोसेफ ने कहा है कि कौन डिस्ट्रॉय करता है कंट्री को? आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? जो करप्ट लोग होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय करते हैं कंट्री को। और फिर आप लोग क्या करते हो, हर जो ऑफिस में करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हो? तो जस्टिस जोसेफ ने और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी थे साथ में, उन्होंने ये चीज बोली है। जस्टिस जोसेफ कंटिन्यूड, उन्होंने बोला कि आप कितना एक्शन लेते हो करप्ट लोग जो हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
मैंने रिसेंटली एक हमने सबने वीडियो देखी जिसमें पीपल ऑफ कोर्स वाज टॉकिंग लाइक एनीथिंग अबाउट करोड्स ऑफ रुपीस जो बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो खरीद हो रहे हैं, जो खरीद फरोश, जो बेसिकली एक सिस्टम चल पड़ा है। गोवा के सारे एमएलएज आपने खरीद लिए, नॉट ऑफ कोर्स ही डिडंट गो इनटू दिस डिटेल, पर जो चल रहा है बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ का ब्रीच, आई थिंक जो एडीएल है ना उसको तो हटा ही देना चाहिए। क्या ही यूज रह गया उसका, किस तरह से मनी पावर यूज करके अब इधर से उधर एमएलए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी तरह की वीडियोस, आर दे नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री के खिलाफ नहीं है ये इस तरह का करप्शन। एंड द पॉइंट इज यू डू नॉट डिफेंड देम। सर इस सरकार ने जो एजी है उन्होंने बोला नहीं हम डिफेंड थोड़ा कर रहे हैं करप्शन को। तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप डिफेंड कर रहे हो, हम बस ये कह रहे हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे करप्शन के खिलाफ। और साथ ही में इन्होंने बोला है कि 70 साल के जो इंसान है, ऑफ कोर्स इन्होंने बोला है कि इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और वो कितने साल जिएंगे हमें तो ये भी नहीं पता। और साथ ही में देखिए इन्होंने याद किया है, देखिए जो फादर स्टैन स्वामी के टाइम पे हुआ ना, जो 84 ईयर ओल्ड जो एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, जो जिनके हाथ कांपते थे, और उनको बस उनकी डिमांड इतनी थी कि मेरे से चाय नहीं पी जाती तो मुझे एक सिपर दे दीजिए क्योंकि मेरे से पकड़ा ही नहीं जाता कप को चाय के। तो उनको वो तक नहीं दिया गया, और उनको बेल तक नहीं दी, बेल तो छोड़िए उनको मेडिकल बेल नहीं दी उस टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी इमोशनल अबाउट दिस। ऑफ कोर्स कोर्ट को उस समय कुछ करना था ना। आज फाइनली लेट्स सी देयर इज सम होप इन सुप्रीम कोर्ट। पर उस समय एक 84 ईयर ओल्ड जिसकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि मेरे हाथ हिल रहे हैं, जो जेल में लोग हैं उनके भी तो कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, आरन दे आरन दे ह्यूमंस। तो यहाँ पे साथ में बेंच ने ये भी बोला, जो सुधा भारद्वाज एक लॉयर हैं और एक अनदर एक्यूज हैं इसी केस में, उनको भी बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी इन्होंने बेल दी नहीं है, दे आर ऑफ कोर्स हियरिंग इट, ओके, but let's see what happens। इन्होंने बोला है कि मिस्टर राजू contended that it would be difficult to monitor Mr. Navlakha if he was put in house arrest। ये सरकार का कहना है कि हाउस अरेस्ट में अगर इनको लग दिया, लेकिन ऑफ कोर्स वो दोबारा लिंकअप कर सकते हैं माओइस्ट से, ये सब वगैरह, तो आप उनको जेल में ही रहने दो। जेल में इतने सारे डॉक्टर्स उनके आसपास हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर देंगे, 24/7 रहेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। इन कोलकाता प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट्स इमर्ज एज सिंबल्स ऑफ रेजिलियंस। देखिए नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट है उसका एग्जाम्पल मुझे आपको देना था, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है, there's nothing much in it। तो इसमें बेसिकली जो कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? देखिए 2016 में ना एक स्कैम हुआ था जिसमें बेसिकली क्या था कि बहुत सारे लोग थे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए टीचिंग जॉब्स के लिए, लेकिन उनको कभी जॉब मिली ही नहीं, क्योंकि जो डिजर्विंग लोग थे ना, जो मेरिटोरियस लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनकी जगह कुछ 8,000 बाकी लोगों को फेक रिक्रूटमेंट हो गई। ठीक है, तो ये एक स्कैम था बहुत बड़ा। अब 600 दिन हो गए हैं लास्ट हफ्ते के, देव बिन लाइक प्रोटेस्टिंग नॉन वायलेंटली। ठीक है, तो ये सारी चीजें देर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टिंग के कोई सिल्वर लाइनिंग होगी। दिस इज एन, अब बहुत सारे ग्रुप्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज भी, देयर इज नथिंग मच in it, I was just reading it myself and hence I marked it। letter seeking removal। अब देखिए अब यहाँ पे 2-3 आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल कॉन्सोनेंस में हैं। अब देखिए तमिलनाडु के केस में देख लीजिए, हमने पढ़ा था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डीएमके के और बाकी जितनी भी पार्टी साइन करना चाहती हैं साथ में मिलके, उन्होंने सबने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं जो आर.एन. रवि, उनको हटाया जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लोकसभा के और राज्यसभा के जो डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है उनके सारे मेंबर्स ने साइन कर दिया और उसको फाइनली अब सबमिट कर दिया गया राष्ट्रपति भवन को। ठीक है, कि और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। वी मस्ट प्लेस ऑन record our dissatisfaction that the work being done by Tamil Nadu government and the legislature is being obturated by the office of the governor by contradicting its policy in public। अब देखिए यहाँ बात क्या है, ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल, ठीक है, ये बेसिकली तेलंगाना के केस में है जहाँ पे ये जो गवर्नर है वहाँ की, उनका कहना है मैं तो बस टाइम ले रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्स को असेस करना है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो अनड्यूली बिल्स को पोस्टपोन कर रही हैं, शी इज नॉट साइनिंग देम एंड नॉट गिविंग देम हर असेंट। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अननेसेसरी डीले, पब्लिकली सरकार की पॉलिसीज को अपोज करना। तो बेसिकली मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि गवर्नर को एक ऑपोजिशन पार्टी बता दिया गया है, गवर्नर ऑपोजिशन पार्टी की तरह काम कर रही है। अगर आप यहाँ देखें केरला तो इज गेटिंग वर्स डे बाय डे।
जिस तरह का टसल चल रहा है। अब केरला, अब देखिए यहाँ पे भी पुंची कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। केरला गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, इन्होंने बेसिकली बोला है कि हम गवर्नर जो चांसलर होते हैं बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया था स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो बाय डिफॉल्ट चांसलर हैं वो गवर्नर होते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बाय डिफॉल्ट चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट, और वाइस चांसलर इसीलिए फिर अपॉइंट करना होता है, क्योंकि एक्चुअल में काम तो वो करेंगे ना। आप प्रेसिडेंट थोड़ा ना आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, नहीं ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। फाइनली केरला की सरकार ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि केरला गवर्नमेंट क्या करेंगी, हम गवर्नर को ही रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेगा हमारे कैबिनेट कि आप अपने ही अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कीजिए, जिसके तहत आप खुद को रिहा कर दीजिए, जितनी भी चांसलरशिप वाली ड्यूटी है आपकी, रह छोड़िए, मजे करिए आप। व्हाई डू यू वांट टू बी द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, इज सो मच वर्क ऑन यू, डू दैट। ओके, तो ये अब देखिए कहाँ जा रहा है ये स्ट्रगल, ये टसल, ठीक है। तो ये फाइनली, और साथ में इन्होंने बोला कि अगर नहीं करेंगे, आरिफ मोहम्मद खान अगर नहीं प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंस, तो हम एक प्रॉपर लॉ लेके आएंगे असेंबली में, और फिर हम उसको पास करवाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ जा रहा है। अब देखिए, इसको अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए केरला की सरकार ने MM पुंची कमीशन, जो 2007 में जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसको इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस के टॉपिक में आप बहुत बार पुंची कमीशन को कोट करते हैं, उनका एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कोट किया है। उनका ये कहना था कि बेसिकली गवर्नर्स को चांसलर से हटा देना चाहिए, क्योंकि हटा इन द सेंस, बेसिकली उन्होंने बहुत सॉफ्ट टोन में ये बोला था, दे हैड रेकमेंडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डेजिस्ट फ्रॉम बर्डनिंग गवर्नर्स को इतना बर्डन मत करो चांसलरशिप के रोल से एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे द स्ट्रगल इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। Okay. यूके कोर्ट टर्न्स डाउन नीरव मोदीज अपील अगेंस्ट एक्स्ट्रेडिशन। तो फाइनली क्या हुआ है, यूके के हाई कोर्ट ने वेंसडे को बोला है कि जो अपील आपने मिस्टर नीरव मोदी, आपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसके अगेंस्ट हमारे खिलाफ आप लेके आए हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि आपको अब डिपोर्ट कर देंगे, एक्स्ट्राडिट कर देंगे इंडिया में, फिर वहाँ पे आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू होगी, हम उसको खारिज कर रहे हैं क्योंकि आपको जाना तो पड़ेगा इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़, तो इन्होंने देखिए मिस्टर मोदी ने कहा था, मतलब मिस्टर नीरव मोदी, और साथ ही में इनके जो अंकल है मेहुल चोकसी, जो दोनों इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स हैं, उन्होंने बोला था दे बोथ आर वांटेड बाय CBI इफ यू डू नॉट नो एंड द ED आल्सो, क्योंकि उन्होंने बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से के थ्रू बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लीगल लूप होल्स थे उस समय, क्योंकि वो स्विफ्ट से बहुत हद तक अभी अलाइन नहीं हुए हमारे कुछ बैंक्स, तो रुपीज 13,758 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। तो इसीलिए अभी जुडिशियल कस्टडी में है यूके में सिंस मार्च 2019। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि देखिए मेरी मेंटल हेल्थ कंडीशन सही नहीं है और देयर इज अ रिस्क ऑफ सुसाइड, और जो एश्योरेंस सरकार भारत की मुझे दे रही है वो वेग और स्केची है, वो मेरी मेडिकल कंडीशन का बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे, टॉर्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई कैन डू एनीथिंग, है ना, मेडिकल एड भी नहीं देंगे, और मुझे इसीलिए एक्सट्रेडिट नहीं करना चाहिए। तो अब हाईकोर्ट ने यूके के ये कहा है, बिल्कुल ऐसा आप मत समझिए, जो हमें तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं जो एश्योरेंसेस इंडिया ने दिए हैं वो आपका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डू नॉट वरी। लेट्स सी ये वहाँ के और ऊपर जाएंगे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट गिव्स आजम खान लीवे टू सीक स्टे ऑन कन्विक्शन। तो फाइनली जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑफ कोर्स लीडिंग दिस बेंच, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि बेसिकली आप गैजेट नोटिफिकेशन इशू करें कि क्या जो बाई इलेक्शन शेड्यूल है आपका रामपुर असेंबली जो खाली हुई है बेसिकली कन्विक्शन की वजह से, क्योंकि दोषी साबित हो गए आजम खान एक बेसिकली स्कैम में, तो एक स्कैम नॉट हेट स्पीच के केस में, स्कैम वाला केस तो इनके बेटे के ऊपर है एक, तो उसमें बेसिकली इन्होंने बोला है कि रामपुर असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बाई इलेक्शन का जो भी शेड्यूल होगा, कब होगा, डेट टाइम जो भी है चीज़, वो आप फ्राइडे को या फ्राइडे के बाद करिए, क्योंकि हमें बेसिकली इससे पहले जो आजम खान को थोड़ी रेमेडी देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रेमेडी, कि वो अपना अपील तो डाल पाए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इस डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ। तो बेसिकली और साथ ही में इन्होंने एडवांस कर दिया है हियरिंग की डेट को भी, खान की प्ली की जो बेसिकली अपनी कन्विक्शन के खिलाफ इन्होंने दी है एक हेट स्पीच में। द बेंच ऑर्डर्ड अ रामपुर एडिशनल सेशन कोर्ट टू हियर द प्ली ऑन थर्सडे एंड डिसाइडेड ऑन द सेम डे। उन्होंने बोला थर्सडे को आप सुने, उसको सेम डे डिसाइड कर लें, फिर फ्राइडे या फ्राइडे के बाद इलेक्शन कमीशन वहाँ के बाय पोल इलेक्शन का शेड्यूल निकाल देगी, ठीक है। ओरिजिनली वैसे नवंबर 15 को था इनका ये केस सुनने का टाइम।
Okay, court grants bail to Sanjay Raut, says he was arrested for no reason. Now, of course, this is of course political, very very political. Okay, ये चीज़ हमने देखी थी जब हमने संजय राउत का केस डिस्कस किया था, तो बहुत डिटेल्ड में हमने ये देखा था. आई वुड लिंक इट अगर आप चाहते हैं कि जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, एग्जीक्यूटिव कस्टडी, कस्टडी इटसेल्फ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन सब में डिफरेंसेस क्या है. तो फाइनली अब एक स्पेशल कोर्ट जो है उसने वेंसडे को, स्पेशल कोर्ट मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट होता है, उन्होंने बेल ग्रांट कर दी है शिवसेना एमपी संजय राउत को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में. उन्होंने ये बोला है ही वॉज अरेस्टेड फॉर नो रीजन एंड द अरेस्ट वॉज इलीगल हैंस. ठीक है, तो ईडी ने इसके खिलाफ, ईडी ऑफ कोर्स गॉट वेरी एंशियस अबाउट इट कि ऐसा कैसे हो गया. फिर इसीलिए ऑफ कोर्स दे हैव मूव्ड बॉम्बे हाई कोर्ट के, बेसिकली ये जो है बेल ऑर्डर उनको मिल गया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन पे स्टे लगाइए. ठीक है, अब आप देखिए बाय सिंपली लेबलिंग, पीएमएलए जज ने क्या बोला है कि सिंपली आप सिविल डिस्प्यूट्स को मनी लॉन्ड्रिंग लेबल कर रहे हो, इकोनॉमिक ऑफेंस लेबल कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट करेक्ट. आप एक इनोसेंट पर्सन को नहीं ड्रैग कर सकते एक मिजरेबल सिचुएशन में जो बार बार ईडी के समन्स, बार बार ये जो आप करते हो, इट इज़ नॉट करेक्ट. तो इन्होंने बोला है कि हम तो वो करेंगे जिस तरह की ड्यूटी एक जज के ऊपर होती है. Okay, to not win partisan. Center devises new guidelines for TV channels, broadcast of socially relevant topics compulsory. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनियन कैबिनेट ने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गाइडलाइंस एज इट इज आपके पास ऑप्शंस के रूप में आ सकती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डिटेल में कवर करें. आई होप ये विजन आईएएस के पॉलिटी और गवर्नेंस की बुकलेट में भी आएगा. अगर हम उसे देखेंगे तो हम तब डिटेल में कवर करेंगे. एंड आई वुड लेट यू नो कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, उन्होंने नई गाइडलाइंस को अप्रूव किया है जो बेसिकली क्या करेगी, अपलिंक और डाउन लिंकिंग को अलाउ करेगी टीवी चैनल्स के, अंडर विच ऑल स्टेशंस होल्डिंग परमिशन. अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले तो अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स क्या होता है. अपलिंकिंग मतलब क्या होता है और डाउन लिंकिंग. अब देखिए एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट से एक पर्टिकुलर टीवी चैनल है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर वो आपको डिलीवर कर रहा है. लेकिन अगर उस सैटेलाइट तो ऊपर है, अगर उसको डाउन लिंकिंग करनी है तो मतलब वो एक से ज़्यादा टीवी चैनल से बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन दे. ये होता है डाउन लिंकिंग. अप लिंकिंग क्या होता है, आप एक टीवी चैनल है, आप एक ही सैटेलाइट से बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आप अप लिंकिंग ऊपर कोई लिंक करना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा सैटेलाइट से भी इन्फॉर्मेशन अब ले सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अप लिंकिंग. ठीक है, तो बेसिकली अंडर विच ऑल स्टेशंस होल्डिंग परमिशन एक्सेप्ट फॉर फॉरेन चैनल्स एंड वेयर इट मे नॉट बी फीजिबल विल हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट. अब देखिए क्या है, इन्होंने बेसिकली अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग अलाउ कर दी है. पहले एक ही के साथ आप कर सकते थे सैटेलाइट के साथ, अब ज़्यादा के साथ लिंक कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. साथ ही में इन्होंने क्या किया है कि जितने भी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स है ना, उनको बेसिकली 30 मिनट के लिए हर दिन कोई नेशनल इंपॉर्टेंस या सोशल रेलेवेंस वाले टॉपिक पे कुछ 30 मिनट का कंटेंट चलाना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन चैनल ऑफ कोर्स, या फिर जहाँ पे फीजिबल नहीं है. स्पोर्ट्स चैनल क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एडुकेशन तो नहीं पढ़ाने लग पड़ेंगे स्पोर्ट्स चैनल, तो ये इनको थोड़ा रिहा दी गई है. द प्रोविजन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एयरवेज और फ्रीक्वेंसी. सरकार ने कहा है एयरवेव्स या फ्रीक्वेंसीज वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उनको बेस्ट इंटरेस्ट, सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ किया जाना चाहिए. दी एड, अब कौन कौन सी ये थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शंस के रूप में आ सकती हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन जो सोशल इंटरेस्ट में होते हैं, जिनके ऊपर बेसिकली आपको ब्रॉडकास्ट करना है 30 मिनट के लिए डेली. एडुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, health and family welfare, science and technology, welfare of women, welfare of the weaker sections of the society, protection of environment and of cultural heritage and national integration. national integration तो एक ऐसा concept है जिसको थोड़ा सा politically exploit भी किया जा सकता है कुछ TV channels द्वारा, but let's see how it actually gets reduced into implementation. The consolidated guidelines exempt channels including those related to sports where it would not be feasible to broadcast such content. जैसे कि मैंने आपको बताया, as and when required the center would इशू. अब बोला है कि अगर स्पोर्ट्स चैनल से रिलेटेड या फॉरेन चैनल से रिलेटेड भी हमें कुछ इशू करनी होगी गाइडलाइंस, तो आने वाले टाइम में हम उनको भी किसी तरह का चार्ज दे सकते हैं, एडवाइजरी दे सकते हैं. इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ने बोला है कि ये जो नई गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली अब रिप्लेस कर देंगी जो 2011 वाली गाइडलाइंस हैं उनको, दे वुड ईज द इशू ऑफ परमिशन टू द कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स. ओके, विच ऑफ कोर्स LLPs को पहली बार अलाउ किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में. ठीक है, तो उन्होंने बोला है वो आर रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर अपलिंकिंग. इस तरह के जो कंपनीज हैं या LLPs हैं उनको अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स के लिए अलाउ किया गया है और एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी. अब किस तरह के एडवांटेजेस होंगे अगर हम थोड़ा सा देख लें,
ओके, रिक्वायरमेंट टू सीक परमिशन। अब देखिए, पहले परमिशन लेनी पड़ती है वैसे, अगर आपको कोई लाइव टेलीकास्ट करना है किसी भी इवेंट को, ठीक है। आप पहले तो रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, साथ में आप उसको लाइव टेलीकास्ट करने से पहले भी परमिशन लेंगे, प्रायर परमिशन। लेकिन अब ऐसी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, बस प्रायर रजिस्ट्रेशन कि अच्छा ये पर्टिकुलर इवेंट इस समय पे होगा और हम इसे दिखाएंगे। आपको लाइव टेलीकास्ट करने के लिए दोबारा एक परमिशन नहीं चाहिए। ओके, प्रायर परमिशन वुड नॉट बी नीडेड फॉर चेंज। अगर आपको अपने चैनल की लैंग्वेज को चेंज करना है, या फिर अगर आप मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं लिखा, अगर आप HD पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं SD से, ठीक है, तो ये हाँ लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके लिए सिर्फ प्रायर इंटीमेशन चाहिए, कोई परमिशन नहीं, इंटीमेशन सिर्फ बताना, बताना ना कि बेसिकली पूछना। This is the difference. LLPs or companies would be allowed to uplink foreign channels from Indian teleports, which would create job opportunities and make India a teleport hub for other countries. तो मतलब अगर आप एक ऐसे टीवी चैनल हैं जो फॉरेन इंफॉर्मेशन, अगर मिड टर्म इलेक्शंस अगर यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे हैं, उस तरह की जो सैटेलाइट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, अगर आप उनसे भी अपलिंक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स आएंगी, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे कनेक्शंस बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।